नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज लालमन और मैं आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसे आप कह सकते हैं एबीसीडी ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जिसको सीखने के बाद आपको केमिस्ट्री सीखने में काफी मदद मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, धातु और अधातु क्या होते हैं और इनको डिटेल में समझने वाले हैं। ये वर्ड आपको केमिस्ट्री में हर जगह हर हमेशा आपको मिलते ही मिलते हैं, तो इसमें हमें बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमको टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड लगने लगती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी हो जाएगी इन वर्डों से दोस्ती और केमिस्ट्री बन जाएगी आपकी बेस्टी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु को इंग्लिश में एटम बोला जाता है। यह दो शब्दों परम और अणु से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण, यानी कि जो परमाणु है वो किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी प्रकार के आपको पदार्थ दिखाई देते हैं, उनके अंदर जो सबसे छोटा कण होता है वो कौन होता है? परमाणु ही होता है। परमाणु को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मानव शरीर की अगर रचना की बात करते हैं तो उसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कोशिका होती है। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री में बात करेंगे किसी पदार्थ की, तो पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होता है? परमाणु होता है। परमाणु की अगर आकार की आप बात करेंगे तो परमाणु का आकार जो होता है 0.1 नैनोमीटर से 0.5 नैनोमीटर के बीच में होता है, यानी कि यह बहुत ही छोटा है। अगर इसको मीटर में आप कन्वर्ट करें तो यह हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर से 5 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर, यानी कि अगर आप 1 मीटर लंबाई का कोई रस्सी ले ले और उसके 10 की पावर 10 टुकड़े कर दे, तो एक टुकड़ा जितना बड़ा होगा वो एक परमाणु का लगभग क्या होता है? साइज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु कितने छोटे पार्टिकल होते हैं। अगर परमाणु की परिभाषा की बात किया जाए तो परमाणु किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है। यह स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है, यानी कि यह हमेशा किसी न किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करने की इसके अंदर टेंडेंसी होती है, तो इसलिए स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करता है? भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग क्यों लेता है? क्योंकि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा तो वो स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। परमाणु और कितने छोटे होते हैं इस बात का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं। अगर आप 2 ग्राम, अगर आप क्या लेते हैं? 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ले लेते हैं, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस में H यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के जो छोटे छोटे कणों की संख्या होगी वो होगी 6.023 इंटू 10⁻⁻23। इतने कण होंगे और इस नंबर को बोला जाता है योगरादो नंबर और इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि किसी भी पदार्थ का अगर आप उसके परमाणु भार के बराबर द्रव्यमान ले लेंगे तो उसमें जो कणों की संख्या निकल कर आती है वो इतनी निकल कर आती है। इसी तरीके से अगर आप नाइट्रोजन के 28 ग्राम ले लें, कितने ले लें? 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस अगर आप लेंगे तो इस गैस के अंदर जो नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या अगर आप गिनने बैठेंगे तो ये नंबर इतना बड़ा होगा। यह नंबर इतना बड़ा होता है कि अगर आपने एक मिठाई देखी होगी जिसे आप पेड़ा बोलते हैं, अगर उस पेड़े वाली मिठाई को एक के ऊपर एक आप रखते जाएं तो लगभग आप चंद्रमा तक पहुंच सकते हैं। ये नंबर इतना बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा नंबर है। इतने पर आपके परमाणु होंगे 2 ग्राम केवल हाइड्रोजन में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु क्या होता है। अणु को अंग्रेजी में आप मॉलिक्यूल बोलते हैं और अणु जो होता है यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है। यह क्या होता है? अणु जो होता है 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर क्या होता है? बनता है। यह जो है यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। रासायनिक अभिक्रिया
यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्योंकि जब एक एटम दूसरे एटम से रिएक्ट कर लेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। जब वो अस्थायी हो जाएगा तो यूं कह लीजिए वो आलसी हो जाएगा। आलसी हो जाएगा तो वो किसी दूसरे परमाणु से रिएक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा। इसके अगर एग्जांपल की आप बात करें तो जैसे H2 हो गया, तो इस H2 में क्या है, दो हाइड्रोजन एटम आपस में मिल गए तो यह अस्थायी हो गया है। इसी तरीके से आपका O2 हो गया, तो ये सभी N2 हो गया, तो ये सभी क्या है, अणु हैं। तो अगर आप H और H2 में अंतर की बात करें तो H को आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु, जबकि H2 को आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हम बात करते हैं तत्व, एलिमेंट की। तत्व क्या होता है? तत्व को अंग्रेजी में एलिमेंट बोला जाता है। और तत्व का समझने की अगर कोशिश करें तो तत्व जो होता है यह एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, यानी कि शुद्ध पदार्थ होता है। अगर आप शुद्धता की बात करें तो तत्व क्या होता है? शुद्ध पदार्थ है। तो जो तत्व होते हैं, यानी कि पीरियाडिक टेबल के अंदर जितने भी आपको एलिमेंट देखने को मिलते हैं वो सभी क्या है? शुद्ध पदार्थ हैं। तो तत्व को आप डिफाइन कर सकते हैं, तत्व पदार्थ का एक शुद्ध भाग होता है। यानी कि जैसे अगर आप बात करें आयरन की तो Fi, तो अगर आप Fi का एक रॉड ले ले तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? Fe तो मिलेंगे, Fe के कई सारे परमाणु मिलेंगे, तो यानी कि यह Fe के केवल परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसलिए जो तत्व होते हैं, तत्व क्या हो सकते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर तो बने ही होते हैं, लेकिन यह शुद्ध होते हैं, इसमें कोई अन्य और तत्व नहीं मिला होगा। इसी तरीके से अगर आप एल्युमिनियम मार्केट से लेकर आते हैं तो एल्युमिनियम की जो राड होगी तो यह शुद्ध एल्युमिनियम है, अगर उसमें केवल एल्युमिनियम के ही परमाणु हैं। तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है। केमिकली क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें एक ही तरीके के क्या होते हैं? परमाणु आपस में मिले होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अगर आपको केमिस्ट्री बेसिक से सीखना है तो आपको तत्वों के नाम, साथ ही साथ उनके प्रतीक और उनके परमाणु नंबर, परमाणु संख्या, साथ ही साथ उनके द्रव्यमान संख्या आपको याद रहना चाहिए। तो कौन कौन से परमाणुओं के नाम, कौन कौन से तत्वों के नाम आपको याद रखना है वो आप ध्यान में रखिए। कम से कम तो आपको 1 से लेकर 30 तक तत्वों के नाम, सिंबल, इनके प्रतीक, इनके परमाणु नंबर और इनके परमाणु भार आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट है तो आपको हम पीरियोडिक टेबल में समझा दे रहे हैं आपको क्या क्या याद करना है। तो आपको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर कम से कम यहां 1 से लेकर, यानी कि हाइड्रोजन से शुरू करके आपको जिंक तक तो तत्वों के प्रतीक, उनके परमाणु संख्या, साथ ही साथ उनके परमाणु द्रव्यमान आपको याद होना चाहिए एनी हाउ, तभी आपको और चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। यहां पर देखिए, ये जो आपको इंग्लिश में लेटर लिखे गए ये तत्वों के प्रतीक है। ऊपर जो लिखा गया है ये इसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या है, और यहां पर इसका द्रव्यमान संख्या तो नहीं दिया गया है, बट आपको बुक में पीरियोडिक टेबल में द्रव्यमान संख्या भी मिल जाएगा। तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक के तत्व तो याद होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ फेमस एलिमेंट होते हैं जो आपके घर में डेली यूज होते हैं, उनके भी नाम, प्रतीक, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। तो वो कौन कौन से तत्व है? जैसे अगर आप अपने घर में चारों ओर नजर डालें तो आपको लोहा तो मिल ही जाएगा। आयरन परमाणु संख्या 26, परमाणु भार इसका होता है 56। इसके बाद आपको कापर तो मिल ही जाएगा, कापर परमाणु संख्या 29 है यहाँ पर। और अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मिल जाएगा लेड, पीबी, जिसे लेड का प्रतीक पीबी होता है, जिसे आप सीसा बोलते हैं। सिल्वर की ज्वेलरी आप तो यूज करते ही होंगे, इसका एटॉमिक मास नंबर कितना है? 47 है। साथ ही साथ आपके घर में गोल्ड भी यूज किया जाता होगा, तो गोल्ड का देखिए परमाणु संख्या कितना है? 79, 79 है, और इसका प्रतीक क्या है? ये है। मरकरी तो आपने देखा ही होगा, मरकरी यहां पर देखिए परमाणु संख्या इसका 80 है, प्रतीक Hg है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं। यहां पर देखिए सबसे मतलब मजबूत अगर आप बोले जिसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है वो टंगस्टन है, जो आपके बल्ब में यूज होता है, जिसे आप फिलामेंट बोलते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना? 74 है, और इसका प्रतीक कितना है? W है। तो इन तत्वों के नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप इधर बात करेंगे तो इधर एज इट इज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आयोडीन, आयोडीन का आप याद रख सकते हैं, जो नमक में पाया जाता है, प्रतीक I, परमाणु संख्या 53 होता है। तो कम से कम इन तत्वों के आपके प्रतीक, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या अगर आपको याद है
तो आपको केमिकल फार्मूले भी आसानी से समझ में आएंगे। आपको कोई भी टॉपिक अगर केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक, तो यौगिक को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? तो यौगिक में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलते हैं। किस अनुपात में मिलते हैं? निश्चित अनुपात में। यह वर्ड आपको ध्यान देना है। इसमें जो भी तत्व आपस में मिलेंगे उनका अनुपात निश्चित होता है। तो इस तरीके से जो आपका पदार्थ बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। तो यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें दो या दो से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया HCl। तो HCl एक यौगिक है जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो तत्व दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। और हाइड्रोजन और क्लोरीन का एक निश्चित अनुपात है 1:1 का। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के एक एक परमाणु जब आपस में मिले हैं तो एक यौगिक बना है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उसी तरीके से अगर आप H2O की बात करें, जल ही जीवन है, उसकी बात करें तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो परमाणु, दो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर अनुपात की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? 2:1। लेकिन अगर यही अनुपात आप बदल दो तो पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। जैसे हमने लिख दिया H2O2, अगर यहां पर आप बात करेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तो यह अनुपात 1:1 का हो जाएगा। और इस यौगिक का नाम है हाइड्रोजन परऑक्साइड और इस यौगिक का नाम क्या है? जल। तो आप यहां पर क्लियर देख पा रहे हैं कि तत्वों का निश्चित अनुपात होना जरूरी है तभी वह यौगिक बनेगा। अगर निश्चित अनुपात नहीं है तो वो यौगिक नहीं है। हाइड्रोजन परऑक्साइड तो आपने देखा होगा मेडिकल हॉल पे, अब जब जाते होंगे तो मेडिकल हॉल पे आपको एक बोतल में व्हाइट कलर का लिक्विड होता है जिससे आपके अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है तो उसे साफ किया जाता है। तो उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या होता है। तो यौगिक आपको समझ में आ गया होगा। तो यौगिक अशुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक क्या हो गया? अशुद्ध पदार्थ भी हो गया, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ मिल गए, अशुद्ध हो ही जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धातु की। धातु जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हैं मेटल। तो जो धातुएं होती है, तो धातु को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है। जो धातुएं होती है, धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? त्याग करती है। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। क्या करती हैं? त्याग करती हैं। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहा जाता है। और धातुओं की अगर प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करेंगे तो धातुएं प्रायः कैसी होती है? चमकदार होती हैं। इसके कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। साथ ही साथ धातुएं उष्मा तथा विद्युत की चालक भी होती है और कई सारी प्रॉपर्टीज होती है। धातुएं प्राय आपको ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन मरकरी एक ऐसी धातु है जो आपको द्रव अवस्था में भी मिलती है। तो धातु की परिभाषा आप समझ गए होंगे। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति रखती है उन्हें आप धातु बोलते हैं। धातु पहचानने का एक और तरीका होता है। धातु, जब आप कोई भी धातु का नाम लिखेंगे, जैसे आप लिख दिए सोडियम, क्या लिख दिए? सोडियम। तो धातुओं के जब आप नाम लिखेंगे तो इनके लास्ट जो दो अक्षर आपको मिलेंगे वो M मिलेंगे। तो जितनी भी ज्यादातर धातुओं के लास्ट में आपको M देखने को मिलेगा। तो आप M देखकर भी पहचान सकते हैं वो क्या है? धातु है। और धातुएं आपकी कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। चमकदार कहने का सेंस का मतलब क्या है? कभी अगर आप ब्यूटी पार्लर में गए हो या फिर आपका दोस्त कोई ब्यूटी पार्लर में गया हो और जब वो बाहर निकल कर आता है मेकअप करा के, तो आपको कैसा लगता है? उसके चेहरे पे शाइनिंग होती है। वो कैसा होता है? आपको चमकदार दिखता है, यानी कि धातु की तरह दिखता है। आप इस तरीके से रिलेट करके उसे याद रख सकते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद कुछ समय बाद जब उसका चेहरा वायुमंडल से रिएक्ट करता है तो वो अधातु में कन्वर्ट हो जाता है। तभी हम अधातु की भी बात करेंगे। तो धातु आपको समझ में आ गया होगा। आपके पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर ज्यादातर धातुएं, एस ब्लॉक पूरा धातु से भरा हुआ है, डी ब्लॉक पूरा धातु से भरा हुआ है और एफ ब्लॉक में भी धातुएं हैं। पी ब्लॉक में आपको अधातु और उपधातुएं आपको देखने को मिलती है। आइए अब बात कर लेते हैं यहीं पर अधातु की। तो अधातुएं जो होती है इसका उल्टा होगा। अधातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है,
इसका कारण क्या होता है, क्योंकि अधातुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है 5 हो सकती है, 6 हो सकती है या फिर 7 हो सकती है। अगर अधातुओं का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों को अगर आप गिनेंगे तो आपको 5, 6 अथवा 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। धातुएं ज्यादा चमकदार नहीं होती हैं, ये विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। पीरियोडिक टेबल में केवल आपको पी ब्लॉक में ही अधातु देखने को मिलेगी। एक दूसरी चीज भी होती है जिसे आप उपधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपधातु। उपधातु जो होती है, उपधातु में धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। उपधातु में धातु और धातु दोनों के गुण होते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया सिलिकॉन, कार्बन, ईटीसी। अगर अधातु के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। अगर आप धातु के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका हो गया सोडियम, ये पोटेशियम, ये सोडियम, मैग्नीशियम इत्यादि, बहुत सारी धातुएं हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक चीजें आपको समझ में आया होगा। अगर ये बेसिक आपको पता है तो आपको केमिस्ट्री समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको तत्वों के नाम, उनके प्रतीक, उनके परमाणु क्रमांक, साथ ही साथ उनके परमाणु भार कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको याद होना चाहिए एनी हाउ। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको ये बेसिक जानकारी मिले। एक्चुअल में होता क्या है, बच्चे पढ़ाई तो बहुत कर लेते हैं लेकिन उनको ये बेसिक डिफरेंस नहीं पता होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उनका बेसिक फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।